नमस्कार दोस्तों। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में एक संपादकीय पब्लिश हुआ है, एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। उसका टाइटल है आर्थिक कूटनीति के नए दौर में भारत। इस आर्टिकल को आप पेपर 2 के अपने आईआर जो सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वहाँ से जोड़ सकते हैं। शुरुआत में राइटर ऐतिहासिक संदर्भ दैट मीन्स कंटेक्स्ट बताने की कोशिश करते हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी या वैश्विक व्यवस्था है, इसके पहले जब देखते हैं 100 साल पहले, तो जो मजबूत देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो सारे वैश्विक समुद्री व्यापार पर कंट्रोल भी करते थे और वहाँ से जो ट्रेड है वो फ्री में किया करते थे। लेकिन अभी आप जब देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का वॉर हो रहा है, तो आपने पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो हॉर्मुज है वहाँ पर टोल लगाने की बात हो रही है। ईरान भी टोल लगाने की बात कर रहा है और अमेरिका भी टोल लगाने की बात कर रहा है। जबकि जो यूएन का एनक्लॉज है, इसके मुताबिक क्या है, जो हाई सी होते हैं, उच्च समुद्र, वहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी जो अमेरिका के दृष्टिकोण में कंप्लीटली चेंज शिफ्ट दिख रहा है, जो शक्तिशाली पावर है, पावरफुल कंट्री है, वो शक्तिशाली जो उसके पॉलिसी में जो चेंजेस दिख रहे हैं, उसके बारे में राइटर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि जो अभी वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि जब अमेरिका ने शुरुआती लोकतांत्रिक मूल्यों को जन्म दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया, तो जो एक अमेरिकी व्यवस्था बनाई थी, एक वर्ल्ड ऑर्डर का विचार दिया था, उसने ही अमेरिका को सामरिक रूप में कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि जो देश अपने लिए वस्तुओं का निर्माण, मतलब खुद के लिए जो जरूरतें हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वह आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है। इसका ये इनडायरेक्टली मतलब ये है कि सीधे सीधे चीन पर आरोप है, क्योंकि चीन आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। आप जानते हैं क्रिटिकल मिनरल हुए, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, उनकी जो सप्लाई चेन है उस पर 70% से ज़्यादा चीन का नियंत्रण है। दैट मीन्स कि जो भी सेमीकंडक्टर या इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, उस पर इनडायरेक्टली चीन का नियंत्रण हुआ करता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ जो अमेरिका है, उसकी आर्थिक नीतियों और जो या वैदेशिक नीतियों है, उसमें बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो डॉलर की नीति है, जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है आजकल, जो बाकी सब इकॉनमी बोल रही हैं कि हम डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, इससे अमेरिकन जो नीति निर्माता हैं उनमें एक संकट दिखाई दे रहा है, या उनकी पॉलिसी में एक बदलाव देखने को दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो डॉलर का प्रभुत्व है, उसकी वजह से ही अमेरिका अपनी हेजेमनी जो प्रभुत्व है पूरी दुनिया में दिखाता था। दूसरा जो पॉइंट है, जो राइटर हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भारत और भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है या जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, आर्थिक कूटनीति, वो किस दिशा में है। तो राइटर का कहना है कि जो ये युद्ध है, इससे पहले जो कच्चा तेल था, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी का मेन काम है क्रूड ऑयल, वो 50% हॉर्मुज से ही आया करता था। ठीक है, लेकिन बाद में आप देखते हैं रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ या ईरान पर सैंक्शन लगाए गए, तो इंडिया ने क्या किया, अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी थी या एनर्जी जो सप्लाई थी, उसको डाइवर्सिफाई किया और उसको रूस से बढ़ा दिया। अभी की बात, जो अभी का डेटा है, वो ये है कि जून के महीने में ही 26 लाख बैरल, लगभग 54% तेल जो है वो अकेले रूस से आयातित किया गया है। दैट मीन्स कि अब भारत ने अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको डाइवर्स किया, उसमें विविधता लेके आए। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ और भारत की रणनीति क्या है, इसके बारे में राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैंने एकदम इजी वे में आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो इंडिया है, इंडिया की जो अभी पॉलिसी है, वो मल्टीपल अलाइनमेंट की हो गई है। दैट मीन्स बहुत संरेखण, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो इस पॉलिसी में क्या होता है, इस पॉलिसी में क्या इंडिया ने क्या फॉर्मूला अपनाया है, इसमें इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला है कि हम किसी एक देश के साथ ऐसा नहीं कि हम आपके ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं, हम सभी देशों से संबंध रखेंगे अपने राष्ट्रीय हित के मामले में। जैसे अगर रूस है, तो रूस हमारा ऊर्जा सिक्योरिटी की जो मेन संबंध है, ऊर्जा, इसके अलावा जो डिफेंस है, उससे हम इन दो मामलों में संबंध अच्छे रख रहे हैं, या संबंध सब में रख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से अपना ऊर्जा की पूरी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और डिफेंस सप्लाई जो है वो पूरी कर रहे हैं। जो यूएसए, इससे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है, जो साइन होने वाला है उस पर बात चल रही है, कि जो वस्तुओं का आदान प्रदान है उस पर बातचीत चल रही है। जो खाड़ी देश है, अगर हम रूस से ऊर्जा ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाड़ी देश को किनारे कर रहे हैं। खाड़ी देश में भी हमारे देखिए कितने ढेर सारे वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ से रेमिटेंस हमको मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो भारत की पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाई किया है, हम किसी एक ब्लॉक में शामिल ना होकर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय हित हैं, उसको वरीयता देंगे। तो हम यूएस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, रूस से एनर्जी हम ले रहे हैं, खाड़ी देशों से हम संबंध बना रहे हैं। जैसे अभी यूएई से बात हुई थी, हम अपने यूएई से जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उनको इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मल्टीपल अलाइनमेंट की जो नीति है, बहुत संरेखण की नीति, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आंसर में सीधे सीधे कोट करना है, मल्टीपल अलाइनमेंट या बहुत संरेखण की नीति। हमने एक तरफा संबंध की बजाय हम मल्टीपल अलाइनमेंट की थ्योरी पे जा रहे हैं। तो भारत की जो एनर्जी या आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, वो ऐसे शिफ्ट हो रही है। ये भारत के लिए एक नया पॉइंट है। इसके साथ ही राइटर जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी डिप्लोमेसी को आगे ले जाएं। उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका आपसे बोलता है कि आप रूस से ऑयल क्यों ले रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि रूस से तेल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से ये वर्ल्ड ऑर्डर समस्या प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी जो सप्लाई चेन्स हैं वो आपकी वजह से समस्या सॉल्व हो रही है। तो या तो आप हमको छूट दीजिए,
नहीं तो भारत के पास क्या ऑप्शन है, भारत हमेशा उन ब्लॉक्स में जाने की कोशिश करे जहां डी डॉलराइजेशन की बात कर रही है, जहां जो ऑयल है उसकी खरीद डॉलर में ना होके लोकल करेंसी में हो। अगर डॉलर में खरीद नहीं होगी तो अमेरिकी प्रतिबंध जो है उनका कोई असर नहीं होगा। तो ये राइटर एक सजेशन देते हैं। तो राइटर के अनुसार ये भी है कि आगे आने वाले संभावित क्या 3 प्रोग्रेस हो सकते हैं समय के साथ जो है। तो उनका ये कहना है कि या तो ये हो सकता है कि कूटनीतिक समाधान निकले, 2-3 महीने में सब कुछ सामान्य हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे केस में भारत को मल्टी सोर्स बनना होगा। जैसे जब अगर अपनी ऑयल की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, तो आप रसिया के पास भी जाइए, वेनेजुएला के पास भी जाइए, सऊदी अरब के पास भी जाइए, या अन्य जो सोर्सेस हैं जहां पर आपको कम दाम में मिल सकते हैं, तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करता है। साथ ही साथ और क्या करना है, आप अपने स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनको इंप्रूव करिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चलना है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में जो राइटर हैं वो ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको और आसानी समझा दूँ। उनका ये कहना है कि जो वर्तमान जैसे व्यवस्था है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते हैं कि फॉरेन जो कूटनीति चल रही है उन पे बेसिस हो गई, नहीं। जो राइटर है उनका ये कहना है कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो सुरक्षा, भूगोल और व्यापार तीनों पे इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, सुरक्षा की बात होती थी, जो प्रीवियस जो फॉरेन पॉलिसी बनती थी वो सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट होती थी, साथ साथ भूगोल पे होती थी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। लेकिन अभी एक व्यापार एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आ गया है। तो जब व्यापार एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आ गया तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो सिर्फ सुरक्षा और भूगोल के मामले में ना हो, सिर्फ सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक पॉइंट से, स्ट्रेटजिक जो जोग्राफिकल लोकेशन है उससे और आगे निकल के उसमें एक जो इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी उसको भी जोड़ा जाए। तो व्यापार नीति जो है उसको विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर आर्थिक कूटनीति आपके साथ चलेगी तो उसके क्या फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि आर्थिक कूटनीति से विदेशी निवेश आएगा, जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन जो फंड्स हैं उनका इन्फ्लो इंडिया में होगा, जिससे आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी होगी तो नए मार्केट्स आपको मिलेंगे, नए मार्केट मिलेंगे तो आपको निर्यात करने के लिए मौके मिलेंगे। जब निर्यात मिलेंगे तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन रिजर्व आपका बढ़िया होगा। साथ ही साथ जब आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी करेंगे तो आपका निर्यात होगा, तो निर्यात करने के लिए घरेलू उद्योग जो होंगे उनको मजबूती मिलेगी। तो घरेलू उद्योग जब मजबूती मिलेगी तो वहाँ पे आपको रोजगार बढ़िया होगा और पर कैपिटा इनकम बढ़िया होगी। ठीक है, तो आप घरेलू मोर्चे पर भी मजबूत माने जाओगे। साथ ही साथ क्षेत्रीय एवं सामरिक प्रभाव, जब आपकी इकॉनमी अच्छी रहेगी तो आपके अगल बगल के जो संबंध हैं, क्योंकि आप मजबूत शक्ति के रूप में उभरोगे, तो अगल बगल के जो संबंध हैं, नेबर से संबंध हैं या रीजनल फोर्सेस के मध्य जो संबंध है उसमें आप एक मजबूत पावर बन के उभरोगे। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपको ग्रो करना है तो एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है। तो एनर्जी सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी होगी। अगर आप कूटनीति जाएंगे, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जाएंगे, तो एनर्जी सिक्योरिटी में आपका डाइवर्सिटी होगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की आपको पास क्षमता होगी। ठीक है, तो इसलिए राइटर का कहना है कि अब आपको रूल टेकर नहीं है कि कोई दूसरा आपको बोले तो उसके रूल मानो। जैसे अमेरिका बोले कि इससे लो तेल या इससे ना लो, ऐसा नहीं होना है। रूल टेकर से रूल से पर जाना है। ये जैसे कीवर्ड हैं, इनको आपको एग्जाम में लिखना है। साथ ही साथ दूसरा कीवर्ड क्या है कि व्यापार नीति में जो कंक्लूड करना है, तो व्यापार नीति में विदेश नीति को इंटीग्रेट किया जाए, एकीकृत किया जाए। सिर्फ विदेश नीति ऐसा नहीं है कि कुछ डिप्लोमेट्स बैठ गए हैं और वो सिर्फ सिक्योरिटी या डिफेंस की बात कर रहे हैं, नहीं। उसमें जो फॉरेन ट्रेड है, जो ट्रेड है, वो एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए और उसके साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इकोनॉमी के भी पॉइंट्स यहाँ पर इस एडिटोरियल में साथ साथ दिए गए थे, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे जो इकोनॉमी है, जो घरेलू इकोनॉमी है, वो कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। तो राइटर का कहना था कि जो टोटल हमारा आयात और निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है वो $442 का है, जो आयात है वो $775 का है, तो हमको $333 अरब का व्यापार घाटा हो रहा है, जो पिछली साल $283 अरब था। दैट मीन्स कि हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर देखिए कहीं भी व्यापार घाटा अगर बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर GDP वृद्धि दर को कम करेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार घाटा जब बढ़ेगा तो आपकी जो फॉरेन करेंसी थी वो बाहर की ओर जाएगी, तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो जो घरेलू आर्थिक गतिविधियां हैं वो कम होंगी, तो व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा तो GDP वृद्धि दर कम होती जाएगी। ठीक है, इसको जो राइटर हैं उन्होंने और थोड़ा डिटेल में समझा दिया है कि जो निर्यात है उसमें 15% की वृद्धि देखने को मिलेगी, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आयात में भी वृद्धि हो गई। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ कि व्यापार घाटा बढ़ रहा है। तो हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना पड़ेगा और इकोनॉमी मजबूत होने से ही आपकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत होगी। और भी बताया कि क्या हमारी इकोनॉमी में समस्याएं आ रही हैं जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि डॉलर की मांग एवं रुपए में गिरावट। आप देख रहे हैं कि जिस समय के साथ जो डॉलर है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है और हमारा रुपये जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, वो जब ऐसी परिस्थिति आ रही है तो हमारी जो हमारी जो रुपया है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या है कि इसके साथ ही हमारी क्या है, जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है,
वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इन्फ्लेशन इसकी वजह से नहीं कि भारत में उत्पादन कम हो रहा है कि या फिर जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट है, नहीं, इन्फ्लेशन जो है वो आयातित है, इम्पोर्टेड है, क्योंकि जो ऊर्जा कीमतें हैं वो युद्ध की वजह से बढ़ रही हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया कि हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो चीन पर डिपेंडेंट है। 70% से ज़्यादा एपीआई वो इंग्रेडिएंट होता है जिससे दवाई बनती है, ठीक है। तो भारत जेनरिक जो फार्मा है उसमें दुनिया की लीडिंग इंडस्ट्री है, लेकिन उस जेनरिक जो फार्मेसी है, जो दवा है, उसका जो मूल कंपोनेंट एपीआई है, ठीक है, वो चाइना से इंपोर्ट होता है। अब बताइए, जो मेन चीज़ है वो चाइना से अगर इंपोर्ट हो रही है तो हम कैसे हम बोलें कि हम इंडिपेंडेंट हैं या हम लीडिंग ड्रग इंडस्ट्री हैं। तो ये समस्या है, हमको एपीआई के मामले में भी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो राइटर जो ये सजेस्ट करते हैं कि जो आर्थिक जो फॉरेन पॉलिसी से में जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इकोनॉमी को एक मजबूत दिशा में लेके जाएं, और उस मजबूती का नाम ये है कि आप आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें। जब ये हो पाएगा तो आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी तो एक पावरफुल शक्ति के रूप में आपकी पहचान होगी, तभी ये संभव है कि आपको वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका को निर्वहन करने में मदद मिले। होपफुली आपको आईआर के सारे जो पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में मैंने बता दिए। यहाँ पर आपको ये डायग्राम जो है इसको याद रखना है, मल्टीपल अलाइनमेंट है। साथ ही साथ आप वर्तमान व्यवस्था से इस डायग्राम को याद करेंगे कि आर्थिक कूटनीति की ओर जाना है, और व्यापार नीति से विदेश नीति की ओर जो फ्लो है या फिर जो शिफ्ट है, ये आपका कंक्लूजन के तौर पर रहेगा। और एक पॉइंट ये है रूल टेकर से रूल सेपर। अब भारत को एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में जाना है जहाँ पर वो रूल्स को बनाएगा, ना कि रूल्स किसी से ग्रहण करेगा। होपफुली इस एडिटोरियल में आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।